गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आधारभूत व्याकरण आपके सामने लाने जा रही हूँ जो कक्षा षष्ठी से नौवीं तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ण से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ण विचार की ओर। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के लिए वर्णों का व्यवस्थित होना आवश्यक है। संस्कृत में वर्ण 46 हैं, हिंदी में 44 हैं, संस्कृत में तो बढ़ जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वयं उच्चारित हो इनकी संख्या 13 है। व्यंजन 33 होते हैं, इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और री। री का प्रयोग हिंदी में नहीं है। दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री। बड़ी री का प्रयोग भी हिंदी में नहीं है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। ए, अ, आ और छोटी ई या बड़ी ई को मिलाते हैं तो ए बनता है। अ, आ के साथ ए को मिलाते हैं तो ए बनता है। अ, आ के साथ उ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। अ, आ के साथ ओ को मिलाते हैं तो अ बनता है। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को अयोग वाक्य कहते हैं। ये मुख्यतः स्वर ही होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से और विसर्ग का उच्चारण ह की तरह करते हैं, जैसे कंसः, हंसः। अब हम लोग व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 वर्ग जो हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग को कु, च वर्ग को चु, ट वर्ग को टू, त वर्ग को तु और प वर्ग को पु कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, व, र, ल। उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजन को मिलाकर बनते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ, स्र, प्र। पुस्तिका में वर्णित है, आप लोग देखें किस तरह से शत्र ज्ञ प्र बने हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हल चिन्ह की ओर। हल चिन्ह को हलंत कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच और व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन, दूसरा स्वरयुक्त व्यंजन या स्वर सहित व्यंजन। व्यंजन को अगर हम लोग स्वर में जोड़ते हैं तो हल चिन्ह का लोप हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं उच्चारण स्थान की ओर। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है वह उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहलाता है। नासिक के वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम लोग तालिका की ओर बढ़ते हैं। तालिका में स्वर की संख्या 13 जो विभिन्न उच्चारण स्थान में बटे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। कु स्पर्श व्यंजन के जो 25 हैं, कु, चु, टू, तु, पु, ये स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अंतस्थ, इसका भी उच्चारण स्थान आप लोग देखें। उष्म, इसका भी देखें। अयोग वा, इसका भी देखें।
उच्चारण स्थान को जिस नाम से संबोधित करते हैं उसको उस वर्ग की संज्ञा कहते हैं। जैसे कंठ से उच्चारण स्थान कहते हैं तो कंठ वर्ग, तालु से उच्चारण स्थान करते हैं तो तालव्य वर्ण, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से दंत्य, तालाभिष तालु से करते हैं इसलिए तालाभिष कहते हैं, मूर्धा से उच्चारण करते हैं इसलिए मूर्धन्य श कहते हैं, दंत से उच्चारण स्थान करते हैं इसलिए दंत श कहते हैं। उपध्य मानीय प फ ये अर्धविसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। क ख ये क ख के पूर्व अर्धविसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग आगे वर्ण संयोजन और वियोजन को देखेंगे। वर्णों को मिलाकर लिखना संयोजन तथा अलग अलग करके लिखना विन्यास कहलाता है या वियोजन कहलाता है। हम लोग पुस्तिका में देखें संयोजन और विन्यास। शब्द के अंत में यदि अ हो तो अकारांत, आ हो तो आकारांत, री हो तो रीकारांत, ई हो तो इकारांत कहते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। संस्कृत का यह आधारभूत व्याकरण है, इसे आप लोग पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। धन्यवाद।